Good morning, everyone. Today is our revision video. Many of you have asked different questions on the last Saturday. तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं जो हम ओरली डिस्कस कर सकते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ प्रूफ हैं जो हम लोग रिटर्न में डिस्कस करेंगे. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपको स्टिल प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज़ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. देखिए बहुत इजी है. न्यूटन इन सेकेंड लॉ सेड, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. द ऑब्जेक्ट इज ओवर हियर. ये अभी मूव कर रहा है? नहीं मूव कर रहा है. इट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. So it is in a state of rest and it will be in a state of rest until I applied a force on it. This is Newton's first law. This is Newton first law. न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था? न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में क्या कहा था? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है यानी रुका हुआ है या चल रहा है, तो वो या तो रुका ही रहेगा या चलता ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स लगाकर उसको चलाया ना जाए, या अगर चल रहा है तो उसको रोका ना जाए. तो उसी स्टेट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. तो अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक मैं उस पर फोर्स ना लगाऊं. तो ये हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है. अब न्यूटन इन सेकेंड लॉ से जब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, तो मैंने इस पे फोर्स लगाया, क्या हुआ? क्या हुआ? मोशन हुआ, मूव हुआ, ठीक है. मैंने और फोर्स लगाया, ये क्या हुआ? It goes away from my hand. So why? I apply force like this, I apply again force like this, then I apply force like this. तो जैसे जैसे मेरा अमाउंट ऑफ फोर्स बढ़ता गया, इसका मोशन भी इंक्रीज होता गया. मैंने कम फोर्स लगाया, इट इज स्टिल इन माई हैंड. फिर छोटा सा फोर्स लगाया, इट इज स्टिल माई हैंड. फिर एक फोर्स लगाया, फिर तेजी से फोर्स लगाया एंड इट मूव्स अवे फ्रॉम माई हैंड. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है? मूव होता है. तो क्या होता है? मूव होता है. और जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता है तो उसमें क्या आ जाता है? मोमेंटम. क्या आ जाता है? मोमेंटम, ठीक है. तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें मोमेंटम, उसके मोमेंटम में चेंज होता है. जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके मोमेंटम में चेंज होता है, ठीक है. तो न्यूटन इन सेकेंड लॉ said the rate of change of momentum is proportional to applied force. यही है न्यूटन सेकेंड लॉ. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब हमने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट में क्या बदलेगा? उसका मोमेंटम, उसका संवेग. और ये संवेग परिवर्तन की दर ही किसके समानुपाती होती है या किस पे डिपेंड करती है? अगर आप प्रोपोर्शनल नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इतना समझिए, इट डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स, ठीक है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स. क्या और किसी चीज पे डिपेंड करेगी? नहीं. जब हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से ही मूव कर रहा है, तो इसके अंदर जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स के, ठीक है. और फिजिक्स में जो हम डिपेंडेंसी बताते हैं उसको हम एक टर्म में यूज करते हैं जिसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल. आप लोगों ने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ और चॉल्स लॉ. उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो टेम्परेचर के समानुपाती होते हैं या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. और अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो साइंस में जो ये प्रोपोर्शनल का टर्म है, इसका मतलब ये डिपेंडेंसी बता रहा है कि किस तरीके से डिपेंड कर रहा है. अब दो तरीके से डिपेंड करता है कोई भी चीज़. अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी दोनों इस तरीके से डिपेंड है एक दूसरे पे कि एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ रहा है, एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ रहा है, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. और अगर दो क्वांटिटी इस तरीके से डिपेंडेंट है कि एक बढ़ता है और दूसरा घटता है, तो उसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, या उसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती. ओके,
सो इफ समथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो इट मीन्स कि वो समानुपाती है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। और अगर कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी व्युत्क्रमानुपाती है, यानी एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या हुआ कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें मोमेंटम जो चेंज होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? अप्लाइड फोर्स के। ओके, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम। अब जब रेट की बात आती है तो रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ। तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो धीरे धीरे फोर्स लगा रहे हैं तो टाइम इंक्लूड हो गया ना। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी समय के साथ जो इसमें बल लगता है, जो बल लगाने पर जो उसमें संवेग में परिवर्तन होता है, मोमेंटम में चेंज होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, किस पे प्रोपोर्शनल होता है? टू द अप्लाइड फोर्स। यही है न्यूटन सेकेंड लॉ। दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, तो पहला लॉ क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन पोजीशन ऑफ रेस्ट जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। दूसरा लॉ, जब हम फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बदलता है, चेंज होता है, और वो चेंज ऑफ मोमेंटम की जो रेट होती है यानी समय के साथ, टाइम के साथ जो मोमेंटम बदलता है, वो किस पे डिपेंड करता है? अप्लाइड फोर्स के। इट इज प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स, यानी जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा रेट ऑफ मोमेंटम। और थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब हम किसी चीज पे बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो चीज भी हम पे उतना ही फोर्स लगाती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये भी हम पे फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हुआ आपका न्यूटन के तीनों लॉज हुए। ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। और थर्ड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये थे आपके न्यूटन के तीनों लॉज। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि कुछ एग्जाम्पल्स बताने थे इम्पल्स ऑफ अ फोर्स के या इम्पल्सिव फोर्स के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इम्पल्सिव फोर्स होता है क्या। अच्छा, एक क्वेश्चन और एक स्टूडेंट ने पूछा था, नाम मैं नहीं जानती हूँ सबके, तो इनफैक्ट किसी के भी नहीं जानती हूँ। तो क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स ऑफ अ फोर्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। तो देखिए, इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, यानी कि इम्पल्सिव फोर्स का मतलब हुआ आवेगीय बल। A force which acts for a very short duration on an object is called impulsive force. कोई फोर्स अगर बहुत थोड़ी सी देर के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे काम करता है तो उसे बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है और मैंने इस पे एक फोर्स लगाया और ये ऐसे लगाने पे ये ऑब्जेक्ट मूव कर गया, तो ये बिल्कुल कुछ विद इन सेकेंड्स लगा। ठीक है, एक अगर आप देखें तो 1 सेकेंड के लिए बस वर्क लगा। अब इस पे मैं फोर्स नहीं लगा रही हूँ, तो जो बहुत ही छोटे से टाइम के लिए फोर्स काम करता है उसे बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ये काम तो बहुत छोटे टाइम के लिए करता है, समय के लिए करता है, बहुत कम समय के लिए काम करता है, लेकिन इसका अमाउंट बहुत हाई होता है। इस वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस्ड हो जाता है। अब इम्पल्सिव फोर्स के एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि आप कोई कील दीवार में ठोकते हैं हैमर की मदद से, हथौड़ी की मदद से, तो आप बहुत तेजी से उस पर फोर्स अप्लाइड करते हैं, विद इन सेकेंड्स वो फोर्स लगता है और नेल दीवार के अंदर चला जाता है, कील दीवार के अंदर चली जाती है। तो ये हो गया, इट इज एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। दूसरा, ट्रेन में इंजन को अगर पुश किया जाता है तो वो एक इम्पल्सिव फोर्स होता है जो उसको पुश करके फिर आगे से वो खींचता है, कोल या जो भी पेट्रोलियम या जो भी उसमें फ्यूल होता है वो उसको फिर रन करता है। तो ये जो फोर्स जो इंजन को खींचा इसने, ये कहलाता है इम्पल्सिव फोर्स। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आप जब फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल को किक मारी जाती है। ठीक है, तो वो फुटबॉल हर टाइम पे कांटेक्ट में नहीं रहता है फोर्स के, बस एक बार किक मारते हो फुटबॉल दूर तक चला जाता है। तो ये भी क्या एग्जाम्पल हो गया इम्पल्सिव फोर्स का। अब इम्पल्स ऑफ अ फोर्स क्या होता है, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स मीन्स फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स मीन्स फोर्स इनटू टाइम, यानी कि फोर्स को अगर हम उस टाइम से मल्टीप्लाई करें जितने टाइम के लिए वो फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है। जैसे हमने हथौड़ी मारी तो हमने हथौड़ी मारी 2 सेकेंड, ठीक है, और फोर्स कितना लगाया, तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वांटिटी आएगी, फिजिकल क्वांटिटी,
उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। और इम्पल्सिव फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत थोड़े से टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। फिर स्टूडेंट ने पूछा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और एक दो न्यूमेरिकल्स थे, तो वो हम लोग अब इस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? देखिए, इस लॉ को समझने के लिए अब हम एक अलग तरीके से समझते हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पहले मैं आपको लॉ नहीं बताऊंगी, पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है ऑब्जेक्ट ए और एक है दूसरा ऑब्जेक्ट बी। इस ऑब्जेक्ट का मास है m1 और इस ऑब्जेक्ट का मास है m2। ये ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटी से चल रहा है और ये ऑब्जेक्ट u2 वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ओके, अब जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट ये है m1, m2, u1 वेलोसिटी, u2 वेलोसिटी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कुछ टाइम t के बाद दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? टकराएंगे। दे विल स्ट्राइक विद ईच अदर। तो आफ्टर टाइम t समय के बाद दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे? एक दूसरे से टकराएंगे। ओके, ये क्या कर गए? टकरा गए, स्ट्राइक, दे स्ट्राइक। अब जब ये टकराएंगे तो क्या होगा? जब ये टकराएंगे तो दोनों की वेलोसिटी बदलेगी, तो इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। लेकिन मास तो नहीं चेंज होगा। मास तो समथिंग ऐसी चीज होती है जो कभी नहीं बदलती है ना। इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। तो मास तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पर टकराने की वजह से दोनों की वेलोसिटी बदल गई। अब टकराने के बाद क्या हुआ? टकराने के बाद हम मान लेते हैं कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। ये इस डायरेक्शन में चला गया और ये इस डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, ऐसा होता है ना, कभी मान लीजिए कि एक बॉल रखा है, ठीक है, और ये बॉल जैसे कि मूव कर रहा है, मूव करते करते ये रुक गया। अब एक दूसरा बॉल आप इस पे फेंकिए तो दोनों क्या होते हैं? या तो चलने लगते हैं, या ये वाला रुक जाता है, ये चलने लगता है, या दोनों साथ में चलने लगते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं जो m1 m2 मास के हैं, u1 u2 उनकी वेलोसिटी है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। t टाइम के बाद दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। टकराने की वजह से दोनों की वेलोसिटी v1 v2 बदल जाती है, u1 u2 से v1 v2 में आ जाती है। और टकराने के बाद ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो टकराने की वजह से जो वेलोसिटी बदली, तो अब जो मूव करेंगे वो इसी वेलोसिटी से मूव करेंगे, जो वेलोसिटी बदल गई। मास स्टिल m1 और m2 ही रहेगा। ठीक है, तो इस पूरे इंसिडेंट में टकराने से पहले का जो मोमेंटम होगा, द मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग and the momentum after striking will be equal to each other। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे वर्क करते हैं या एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं या एक दूसरे से लड़ते हैं, तो उनका टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, सेम होता है। यानी दोनों के लड़ने से पहले का मोमेंटम और लड़ने के बाद का मोमेंटम सेम होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यही है संवेग संरक्षण का नियम। अब इसमें एक कंडीशन ये है कि ये दोनों बॉडी पे कोई और फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए। इन दोनों बॉडी में फोर्स यहाँ पे कोई एक्ट नहीं कर रहा है। जब ये दोनों एक दूसरे पे टकराए तो इन दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया। ए वाली बॉडी ने बी पे लगाया और बी वाली बॉडी ने ए पे लगाया। ठीक है, तो जब दोनों ने टकराए, दोनों एक दूसरे से स्ट्राइक करे, तभी दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया। उससे पहले ना उन पे कोई फोर्स लग रहा है, ना उसके बाद उन पे कोई फोर्स लग रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए कि इसमें ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, इधर उधर से कोई फोर्स लगे, और कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए। बाकी सारे फोर्स एब्सेंट होने चाहिए, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करेगा, अदरवाइज
नहीं करेगा। अब इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ते हैं रॉकेट साइंस में या आगे की आप जो भी मैकेनिकल स्टडी करेंगे मैकेनिक्स में, ये उसमें काम आता है। जैसे कि रॉकेट क्या होता है, रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है, तो रॉकेट जब ऊपर जाता है, पहले जब रॉकेट रहता है अपनी लैंड पे रहता है, अभी ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसका टोटल मोमेंटम 0 होता है। जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें जो फ्यूल होता है, जो गैसेस होती हैं हीट के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में जो जलता है, उसके अंदर का फ्यूल या ईंधन जो जलता है वो पीछे की तरफ से नीचे निकलता है। ठीक है, तो जो वो नीचे निकलता है जितना, उतना ही रॉकेट ऊपर जाता है। तो जिस हिसाब से रॉकेट का ऊपर जाने का जो मोमेंटम है और जो नीचे फ्यूल के जलने का मोमेंटम है, दोनों क्या होता है, सेम होता है, और इसीलिए टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होता है और रॉकेट लॉन्च हो जाता है। और अगर मोमेंटम सेम ना हो तो रॉकेट या तो ऊपर नहीं जाएगा या नीचे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, रॉकेट लॉन्च नहीं होगा। तो रॉकेट लॉन्चिंग, मैकेनिकल स्टडीज, इन सब में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज होता है। ठीक है, इसमें कोई भी और अदर फोर्स वर्क नहीं करना चाहिए। तो ये आपका था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने, एक न्यूमेरिकल था कि डिस्टेंस निकालनी थी। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट इस वीडियो के साथ में आपको भेज दूंगी। इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका स्क्रीनशॉट भेजूंगी। जो क्वेश्चन पूछे थे हिंदी मीडियम की, शायद किसी स्टूडेंट ने पूछे थे। वो क्वेश्चन ये था कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 4th सेकेंड एंड 5th सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रहा है, कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रहा है, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मान लिया a है, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर्ड 4th सेकेंड में और 5th सेकेंड में डिस्टेंस में कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी है इन बिटवीन 4th एंड 5th सेकेंड, ये बताना था। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि लेट u बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हम मान लेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है और a उसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ठीक है, a उसका एक समान त्वरण है और u उसका प्रारंभिक वेग है। तो हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 4th सेकेंड में चली हुई डिस्टेंस, 4th सेकेंड में चली हुई दूरी। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड। तो s4 अगर हम लिखें तो u तो u ही है, t की जगह 4 हो जाएगा, 1/2 a भी a ही है, अगेन t की जगह 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 4u प्लस 1/2 a इंटू 16। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर हम निकालेंगे 5th सेकेंड में चली हुई डिस्टेंस। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड, आप लिखेंगे 5वें सेकेंड में चली हुई दूरी। तो s5 इज इक्वल टू u इंटू 5 प्लस 1/2 a इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि 5u प्लस 1/2 a इंटू 25। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमें निकालना है 4th सेकेंड और 5th सेकेंड में चली हुई दूरी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, s5 माइनस s4। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा होगा, 5th सेकेंड में चली है, ये 4th सेकेंड में चली है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो 5u प्लस 1/2 a इंटू 25 माइनस 4u, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 a इंटू 16। अब 5u और 4u एक साथ लिख लेंगे, 5u माइनस 4u प्लस इन दोनों में से 1/2 a कॉमन आ जाएगा, 25 माइनस 16। 5u में से 4u चले गए, बचेगा u प्लस 1/2 a। 25 में से 16 गए जाएंगे तो कितना बचेगा,
9। तो आंसर आएगा आपका u प्लस 9/2a। ये है आपकी इन मीटर, ये है आपका आंसर। और ये क्या चीज़ है? ये है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन बिटवीन 4th and 5th सेकेंड। ठीक है, 4th और 5th सेकेंड में ऑब्जेक्ट के द्वारा चली हुई दूरी। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हिंदी मीडियम यहाँ पे लिख लेगा प्रारंभिक वेग और a = एक समान त्वरण। ठीक है, तो ये है आपका उस क्वेश्चन का आंसर। और एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन ग्राफ का था। क्वेश्चन इस तरीके से था कि एक ग्राफ दिया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था। ये इस तरीके से था, ऐसे ये 0 था, ये 50, ये 100 और ये डिस्टेंस भी 100 थी। ये क्योंकि टाइम है तो ये सेकेंड में था और ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये मीटर में था। तो इसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। क्या बनाना था? इसका करस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ, v यानी कि मीटर पर सेकेंड में और टाइम तो स्टिल सेकेंड में ही होगा। तो टाइम का जो इसका वो होगा स्केलिंग, वो सेम होगा। हम क्या करेंगे, इसकी करस्पॉन्डिंग ये लाइन ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और स्केलिंग वही लेंगे 0, 50 और 100। ये हो गई हमारी 100। ये ऐसे यहाँ पर हम इसके करस्पॉन्डिंग इस तरीके से ये ग्राफ को हम 3 सेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन ये, 2 सेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन ये और सेकंड सेक्शन ये। अब हम इसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? वेलोसिटी। वो क्या देता है? वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम इस सेक्शन में 0 से 50 के बीच में कितनी वेलोसिटी है पहले वो निकालेंगे। तो वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? बढ़ रहा है, यहाँ पर 0 से 100 तक जा रहा है। तो 100 अपॉन टाइम कितना है? 0 से 50 यानी कि 50। तो कितना आ गया वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकेंड। तो 0 से 50 के बीच में वेलोसिटी है 2। तो मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसी करस्पॉन्डिंग में ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 50 के बीच में वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये लाइन बनेगी, इस ग्राफ की करस्पॉन्डिंग लाइन विल बी दिस। अब हम 50 से 100 के बीच में निकालेंगे। तो 50 से 100 के बीच में वेलोसिटी क्या होगी? 50 से 100 के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? अब 100 से नीचे जा रहा है 0 पर। डिस्प्लेसमेंट 100 से घट रहा है, 0 पे जा रहा है। तो यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपकी बार? माइनस में हो जाएगा, माइनस में 100। ठीक है, 100 से 0 पे जा रहा है तो होगा ही 100 लेकिन माइनस में होगा। और टाइम अगेन 50 यहाँ पर है, 50 यहाँ पर है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड। तो इस सेक्शन के लिए वेलोसिटी -2 हो जाएगी। तो हम -2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे। ये 50 से 100 के बीच में, ये 0 से 50 के बीच में, और फिर इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन खींच देंगे। यही आपका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। दिए हुए विस्थापन समय ग्राफ के लिए ये आपका वेग समय ग्राफ होगा। ओके, तो इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। That is all for today. Next we will discuss numericals of chapter 2 in the next class. Have a nice day, class.